हाय दोस्तों, मैं हूं सौरभ ठाकुर और कहानी के आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज की कहानी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे है। अगर आप अभी न्यूज़पेपर लेटली देखे होंगे तो आपको ये आर्टिकल्स मतलब ये हेडिंग आपको तकरीबन बहुत सारे न्यूज़पेपर में दिखी होगी और यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। यूएस ऑयल प्राइसेस टर्न नेगेटिव, इसका मतलब क्या है? तो यूएस का ऑयल प्राइस नेगेटिव मतलब, इसको मैं आपको 6 बिंदुओं में एकदम सामान्य भाषा में समझाऊंगा जिसमें मैं आप हम सब समझ सके। तो चलिए एकदम सामान्य भाषा में शुरू करते हैं। पहले पॉइंट को मैं 6 बिंदुओं में समझाऊंगा। पहले बिंदु पे आते हैं। इस पे आने के पहले आप एक चीज़ सोच के देखिए। अभी पिछले कुछ दिनों में एक अलग ही तरह का अनुभव हुआ हम सभी को, स्पेशली 2020 में। इस 2020 के पहले क्या कभी मैंने आपने हम सभी ने सोचा था एक इतना सा वायरस तकरीबन 1/3 से आधी दुनिया को लॉकडाउन कर देगा? हम लोगों ने शायद कभी सोचा नहीं था कि 21st सेंचुरी में, जहाँ साइंस एंड टेक दुनिया में इतना आगे निकल चुके हैं, एक वायरस ऐसा आएगा जो 25 लाख से ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर देगा। हमने कभी ये नहीं सोचा हो कि दुनिया का सबसे ताकतवर अपने घुटनों देश जो अपने घुटनों पे आ जाएगा। अनफॉर्चुनेटली यूएस में सबसे अधिक केसेस एंड वेरी वेरी अनफॉर्चुनेटली यूनाइटेड स्टेट में सबसे अधिक डेथ्स भी हो गई हैं। हमने शायद कभी ये नहीं सोचा हो कि ट्रंप साहब के शायद तक के इलेक्शन ना जीतने के लिए एक वायरस रिस्पॉन्सिबल, मोस्ट प्रॉब्ली नवंबर में इलेक्शन होगा तो। और शायद हमने ये भी नहीं सोचा होगा कि पावर का शिफ्टिंग एक लिबरल कंट्री, एक लिबरल रजीम जो कि यूनाइटेड स्टेट्स है, से चाइना और रशिया की तरफ होने के लिए एक वायरस रिस्पॉन्सिबल होगा। हमने कभी ये नहीं सोचा होगा कि यार इतना जो ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन एमिशन के बारे में बात करते हैं, अचानक पूरी दुनिया घर में बैठ जाएगी और एक सब कार्बन एमिशन सब हवा हो जाएगा, हवा अपने आप साफ हो जाएगी। कभी नहीं सोचा होगा हमने। तो 2020 में तो कुछ ऐसा अनुभव हो रहा है हम सभी को जो कभी हुआ नहीं। इसी तरह का एक अनुभव ये भी है। हिस्ट्री में पहली बार देखा गया कि यूएस ऑयल प्राइस नेगेटिव पे चला गया। देखिए, एक सामान्य भाषा में अपने पहले पॉइंट पे आता हूँ मैं कि जब आप ऑयल के बारे में बात करते हैं तो मेनली 2 तरह से मेजर करते हैं। एक होता है ब्रेंट और एक होता है WTI। ब्रेंट जो है यूएस के बाहर जो बाकी जगहों पे तेल आता है, तकरीबन तकरीबन उनको मेजर करते हैं तो वो उसको बोलते हैं ब्रेंट। WTI मतलब होता है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, सरल भाषा में यूएस का तेल। तो जो आप हेडिंग सुन रहे हैं अभी कि यूएस ऑयल या फिर WTI, ये जो टॉपिक है इसका डोमेन मतलब ये यहीं तक लिमिट है। इसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा, मतलब सेंटिमेंटली तो पड़ेगा लेकिन ऐसे डायरेक्ट असर नहीं पड़ेगा। सेंटिमेंट से तो डेफिनेटली पड़ेगा, तो डायरेक्ट असर नहीं पड़ेगा ब्रेंट पे। इसलिए ब्रेंट को आप देखेंगे जो हम लोग यूज़ करते हैं, हमारे देश में आता है, वो वही वापस $20 पर बैरल के आसपास ये सब चल रहा है, 20-25 के आसपास। अब आते हैं यूएस में WTI में। तो ये जो WTI है, इसलिए इसको बोला गया कि यूएस ऑयल प्राइस जो है वो हिस्टोरिक लो पे चला गया था। और ये WTI मतलब वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट 20 अप्रैल 2020 को गिरता 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 हुआ -37.63 पे चला गया। ये तो मतलब अकल्पनीय है, कभी नहीं सोचा था दुनिया में किसी ने। इसी से निकल के आता है मेरा दूसरा पॉइंट। इसके लिए मुख्य रूप से 2 कारण हैं, सुनिएगा ध्यान से। तो एक बात तो तय रही कि हम लोग यूएस के बारे में बात करें, यूएस के तेल के बारे में बात करें। तो दूसरा पॉइंट निकल गया था। आप देखिए, दुनिया में तकरीबन 1/3 से आधी दुनिया लॉकडाउन में है। 80 से ज़्यादा देश तो पूरी तरह से लॉकडाउन में है, और जो लोग नहीं भी लॉकडाउन में वो भी निकलना प्रेफर नहीं कर रहे। मतलब रोड्स पे गाड़ियाँ वैसे नहीं चल रही जैसे चला करती थी। ना बाइक्स चल रही है, ना 4 व्हीलर चल रहे हैं, ना मतलब कार्स वगैरह चल रही है, ना ट्रक्स चल रहे हैं, ना मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, ना कोई प्रोडक्शन हो रहा है, ना फ्लाइट्स चल रही है, ना जहाज़, पानी जहाज़ चल रहे हैं। तो कहाँ से कंजम्पशन होगा भाई? तो कहने का मतलब ये है कि डिमांड ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गई। ऑलमोस्ट देयर इज नथिंग, नो डिमांड। पहला पॉइंट, राइट। ये मत भूलिएगा कि मैं WTI के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं यूएस के बारे में बात कर रहा हूँ। यूएस में जो प्राइवेट कंपनीज होती है ना, वो अपने ऑयल को, जैसे आप अपने घर में पानी के डब्बे, पानी कैसे रखते हैं आप लोग, पानी का वो मतलब बर्तन होगा, घड़ा होगा, या फिर पानी की टंकियाँ होंगी। इस तरह की जो समझ लो ऑयल की टंकियाँ होती हैं ना, इनको बोलते हैं SPRs, स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स। तो यूएस में इस तरह से जो तेल को सेव करके रखा जाता है ना, जिस जगह में रखा जाता है उस जगह का नाम है कुशिंग, ओक्लाहोमा में जो है। अब समस्या ये है कि जो ओक्लाहोमा में जो कुशिंग है, इसकी भी तो कोई लिमिट होगी ना भाई। तो इसकी लिमिट है 76 मिलियन बैरल, और ये 76 मिलियन बैरल में से 10 अप्रैल को ऑलरेडी 72% फिल्ड है। अगर 72% फिल्ड है मतलब तकरीबन 53-55 मिलियन बैरल के आसपास फिल्ड है। कहाँ बचता ज़्यादा? तो अगले 10 से 15-20 दिन में बाकी भी फिल हो जाएगा। और राइट नाउ यूएस जो है 2 मिलियन बैरल एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर रहा है।
तो अगर यूएस जो है 2 मिलियन बैरल पर डे एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर रहा है तो कहाँ ज़्यादा जगह बचती है। तो पहली चीज़ हमको ये समझ में आई कि हम लोग बात कर रहे हैं यूएस के ऑयल के बारे में। दूसरी चीज़ समझ में आ गई कि डिमांड गिरा है, वो तो लॉकडाउन के चलते गिरी है। तीसरी चीज़ समझ में आ गई यूएस में जहाँ पे ऑयल को सेव करके रखते हैं, कशिंग में, ओक्लाहोमा में, वहाँ पे सेव करने की जगह ही नहीं है। देखो होता है, देखो अभी क्या क्या टेक्निकली मतलब एक्चुअली क्या क्या पॉसिबल आप सोच के देखो। पहली चीज़, या तो प्रोडक्शन कम कर दें। कैसे कम कर देंगे प्रोडक्शन? ध्यान से सुनिएगा। 2008-9 का जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स को वापस खड़े करने में जो सेक्टर रिस्पॉन्सिबल था वो एनर्जी सेक्टर था। 10 मिलियन से ज़्यादा लोगों की नौकरी उसी में तो चल रही है। आप कैसे प्रोडक्शन बढ़ा दोगे, कम कर दोगे? लोगों की नौकरी का क्या होगा? आप याद करो, एक मैंने बनाया था वीडियोस में, कितने सारे लोगों ने अभी अनएम्प्लॉयमेंट के लिए फाइल किया यूनाइटेड स्टेट्स में। तो इतना आसान नहीं है अभी ये चीज़ करना। दूसरी चीज़, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ा दो। घर में तुम्हें पानी की टंकियाँ लगवा सकते हैं, लेकिन ऐसे रातों रात ना ऐसे स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स नहीं बन सकते। इट टेक्स टाइम। ओए तो इसमें भी टाइम लगेगा। कंजम्पशन बढ़ा दो, लॉकडाउन है, कहाँ से बढ़ाएंगे कंजम्पशन भाई? तो तीनों चीज़ें जो बुरी तरह से पैक हो चुके हैं, आपको समझ में आ गया तीनों के तीनों पॉइंट। तो फिर आइए चौथे पॉइंट पे। अब ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज़ है सर? मुझे कुछ चाहिए, ये देख लेते हैं। चलिए मान लेते हैं ये ना आपके सामने मैंने रखा है, कोई कमोडिटी है मान लो, ठीक है, ये जैसे कोई भी कमोडिटी, ऑयल ही समझ लो। चलो अब मैं इसको आपको बेच रहा हूँ, ध्यान से सुनना एकदम मस्त तरीके से। तीसरा बिंदु समझा रहा हूँ, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। इसकी कीमत आज मान लीजिए है $50। डॉलर नहीं रखते क्योंकि यूएस के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने और आपने, चलिए 1 to 1 मैं और आप बात कर रहे हैं, मैंने और आपने 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट किया कि यार ये ना, मैंने बोला मैं आपको बेचूंगा $80 में, ये एक बॉटल $80 में। क्यों मैंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से 6 महीने के बाद ना इसकी कीमत शायद $30 रह जाएगी, तो 80 मज़ा आ जाएगा, एकदम मस्त प्रॉफिट ही प्रॉफिट बनेगा। आपके कैलकुलेशन के हिसाब से दुनिया में ऑयल की कीमत बढ़ेगी तो 80 तो क्या भाई $150 जाएगा। तो आप कैलकुलेशन से आप सही हो, मेरे कैलकुलेशन से मैं सही हूँ, राइट। आज इसकी कीमत है $50 कि जो $50 है ना, इसको बोलते हैं स्पॉट प्राइस। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। मैंने और आपने कॉन्ट्रैक्ट किया जिसको आपको और मुझे दोनों को ऑनर करना पड़ेगा 6 महीने के बाद, और इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ये भी समझ में आ गया होगा आपको। इसी चीज़ को बोलते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। तो देखिए अब ये जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, इसका जो सेटलमेंट होता है, इसका सेटलमेंट होता है 30 डेज में। ठीक है जी। अब 30 डेज में जो सेटलमेंट होता है, तो ये जो 21 अप्रैल था, ये मई के कॉन्ट्रैक्ट के सेटलमेंट का लास्ट डे था। सर नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये आपको लग रहा होगा। तो दो में से कोई एक चीज़। पहली चीज़ तो फिजिकली ऑयल को ले लो। जब फिजिकली ऑयल को ले लोगे तो कहाँ रखोगे भाई? जितने प्राइवेट प्लेयर्स है ओक्लाहोमा में रखते थे, घर में बर्तन में थोड़ी रख देंगे यार ऑयल को, तो ओक्लाहोमा में रखते थे, तो उसका 72% कैपेसिटी वैसे ही फिल है, और मुश्किल से 15-20 दिन में बाकी का फिल हो जाएगा। तो कैसे करेंगे फिर? रोल ओवर कर दो, एक रोल ओवर भी कर सकते हो, मतलब नेक्स्ट टाइम पे कैरी फॉरवर्ड कर दो। लेकिन आप कब करोगे रोल ओवर, आप बताओ? जब आपको उम्मीद होगी ना अंदर से कि ऑयल की कीमत बढ़ेगी, जब आपको ये पता है कि पूरे मार्केट में लॉकडाउन है, मतलब नेगेटिव सेंटिमेंट है उसका, तो कीमत बढ़ने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो आदमी रोल ओवर क्यों करेगा? और इसी के चलते लोगों ने आए बाएं शाएं प्राइस पे बेचा। जब आपने ये देखा है कि यूएस ऑयल, मतलब यूएस का WTI वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट -37.63 में गया, इसका मतलब है वो मई का कॉन्ट्रैक्ट है। तो लोग ना ही उसको, उनको पता है ओक्लाहोमा में मैं सेव कर नहीं पाऊंगा, इसको मैं आगे लेके जाऊंगा तो पता चला और नीचे चला गया, इसे बेचो 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 बेचो। सरल भाषा में कुछ ऐसा है, जो प्रोड्यूसर है वो कंज्यूमर को ये बोल रहा है, ले लो भाई ले लो, तुम ऑयल ले लो, और ये लो $37.63 और भी ले लो। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? देखिए बहुत पहले की बात नहीं बोल रहा हूँ, अभी थोड़े दिन पहले ही, आपको याद होगा तो 13 अप्रैल 2020 को ट्रम्प साहब के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स, कभी आपने सुना है न्यूयॉर्क टाइम्स ने ट्रम्प साहब की तारीफ किया हो? मैंने तो नहीं देखा था, मतलब बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर इवेंट है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने तक अप्रिशिएट किया ट्रम्प साहब की। किस चीज़ के लिए? कि ट्रम्प साहब ने एक बहुत बेहतरीन सूपिन किया, और ओपेक में देखो, ओपेक का डिफेक्टो लीडर है सऊदी अरेबिया, और ओपेक प्लस में रशिया भी है। दुनिया के सेकंड और थर्ड नंबर के सबसे बड़े हाईएस्ट ऑयल के प्रोड्यूसर हैं सऊदी और रशिया। ना सऊदी मान रहा था कम करने के लिए, कट लगाने के लिए, मतलब ऑयल का प्रोडक्शन कम करने के लिए, ना रशिया मान रहा था। इसके बीच में सूपिन किए कौन? ट्रम्प साहब। सऊदी मतलब मोहम्मद बिन सलमान साहब, जो कि यंग एक राजा है, और पुतिन साहब, दोनों नहीं मान रहे थे। और जब दोनों नहीं मान रहे, तो इनफैक्ट आपको मैं ये भी बता देता हूँ
मोहम्मद बिन सलमान साहब ने बोला चलो ठीक है ऐसा है तो मैं 3-3 मिलियन बैरल एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करवाता हूँ, लो चलो। ये सब तो ठीक है कि देखते हैं दोनों में से कौन बचेगा। इन दोनों के बीच में बेचारा जो घुन की तरफ पिस गया था वो था यूएस। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोलैटरल डैमेज। तो कोलैटरल डैमेज जिसका हो रहा था वो था यूएस। देखिए अगर आज से 15 साल पहले ये सिनेरियो होता ना तो यूएस को कभी नुकसान नहीं होता। लेकिन ये 2000s का जो टाइम है ना, फ्रैकिंग के कारण यूएस दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन गया है, शेल ऑयल और गैस के कारण। तो हो ये रहा था कि ऑयल की कीमत इतनी बुरी तरह गिरने के कारण यूएस को बहुत परेशानी हो रही थी, यहाँ तक कि मेरे ख्याल आपको समझ में आ गया होगा। तो हुआ क्या कि अभी ट्रम्प साहब सूप इन किए और ट्रम्प साहब ने कैसे ना कैसे करके सऊदी को और रशिया को मना लिया कि यार एक काम करो ना, 2-3 महीने तक के थोड़ा प्रोडक्शन कट करो ना प्लीज़, बात मानो मेरी। और इस चीज़ के लिए सऊदी और यूएस दोनों सऊदी और रशिया दोनों मान गए थे। और इसीलिए ट्रम्प साहब की बहुत तारीफ हो रही थी अभी। ये तारीफ चल रही थी कि अचानक 20 तारीख को धड़ सीधा मार्केट कोलैप्स कर गया। कौन सा? WTI का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मार्केट। इससे क्या होता है ना, आप मुझको ये बात अभी बोल सकते हैं कि सर एक हो गया ना ऐसा, इससे क्या होता है, आप इससे थोड़ी एनर्जी सेक्टर को यूएस का जज करेंगे, कोई जज नहीं कर रहा है। लेकिन होता यह है कि एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए, ध्यान से वर्ड्स को सुनिएगा, एक रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए जो एक सेफ इन्वेस्टमेंट एवेन्यू होता है उस पर उसका कॉन्फिडेंस शेक कर जाता है। नहीं भाई, ऑयल इतना सेफ भी नहीं है जितना मैं सोच रहा था। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। 5वें बिंदु पे आता हूँ मैं, और वो है सऊदी और रशिया का एक और तरह से लड़ाई चल रही है, उनकी अपनी पुरानी और वो एक और राइवलरी चल रही है, वो नए मार्केट के लिए चल रही है। और वो नया मार्केट है एशिया का मार्केट और यूरोप का मार्केट। अभी एशिया के मार्केट में और यूरोप के मार्केट में जबरदस्त वर्चस्व है रशिया का। सऊदी भी यहाँ पे धीरे धीरे सूप इन कर रहा है। सऊदी की जो कंपनी अरामको जो है, अरामको के थ्रू, इनफैक्ट आपने देखा होगा तो सऊदी एक स्पेशल तरीके का ऑयल भी भेज रहा है यूरोप में, जिसका नाम है अरब लाइट जो वो सऊदी बना के भेज रहा है। और इनफैक्ट सऊदी के पास क्या नहीं है जो रशिया के पास है, और वो पाइपलाइंस का नेटवर्क है। और इसलिए सऊदी क्या करता है, सऊदी ये बोलता है कि यार ऑयल ना लो, सस्ते में ले लो ना, थोड़ा प्राइस कम कर लेते हैं। 90 दिन तक पैसा ही मत दो, 90 दिन के बाद दे देना ना। कहाँ जा रहा है पैसा? जैसे अपन परचून की दुकान पे नहीं करते, राशन की दुकान में, वैसा। तो भूलना मत, ये एक और लड़ाई चल रही है, ठीक है। आखिरी पॉइंट मेरा, और ये रहा वो लास्ट पॉइंट, इन सभी के बीच में, अब मैं WTI पे बात नहीं करूँ, बाहर आ चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। इन सभी के बीच में देखो, आपको याद होगा तो मैं दूसरी तीसरी बार वीडियो इस तरह के कंटेंट बना रहा हूँ ऑयल पे। मैंने आपको पहले भी इस बात को बोला, कभी भी जब दुनिया में तेल की कीमत, देखिए चाहे WTI गिरे चाहे ब्रेंट गिरे, WTI भी गिरेगा तो सेंटिमेंटली ब्रेंट को खींचता है वो, ठीक है। तो इससे दुनिया में ऑयल की कीमत को फर्क पड़ता है, और दुनिया में डिमांड वैसे भी नहीं तो ऑयल कहाँ ही भाग जाएगा। तो होता है कि मैं आपको पहले ही बोलूँ, कभी भी जब ऑयल की कीमत गिरती है ना, एशियन कंट्रीज, उसमें भी स्पेशली 2 सबसे बड़े इंपोर्टर कौन है, 2 बड़े बड़े राजा एकदम साउथ एशियन कंट्रीज में, इंडिया और चाइना। तो साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया जैसे भी ले लीजिए आप। अब इंडिया और चाइना, अब यार अगर हम और चाइना इंपोर्ट करेंगे, हमको भी तो सेव करना है ना भाई। तो हमारे पास भी SPRs, याद करो पानी की टंकी, वैसे ऑयल की टंकियाँ, तो इनको बोलते हैं SPRs, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स। चाइना, जिसके हुबई प्रोविंस के वुहान शहर से वायरस की शुरुआत हुई, एक तरफ वो वायरस से लड़ रहा था और एक तरफ अपनी स्टोरेज कैपेसिटी को, भंडारण क्षमता को बढ़ाता चला जा रहा था, बढ़ाते बढ़ाते भी डबल कर दिया। हमारे SPRs जो है विशाखापट्टनम में, मैंगलोर में और पादुर में है। तो विशाखापट्टनम, मैंगलोर और पादुर में है, लेकिन हमारे जो क्षमता है उतनी नहीं है, हमने भी उसको इतना नहीं बढ़ाया है। मतलब आपको थोड़ा सा एनालिटिकली आपको समझाता हूँ कि हमारे यहाँ पे ऐसा है कि जो SPRs में हमारे पास ऑयल रहता है, इससे हम अपने देश को बिना इम्पोर्ट किए 9 से 10 दिन चला सकते हैं। और इसके अलावा प्राइवेट कंपनीज जो है, उनके पास जो ऑयल रहता है उसमें 65 से 66 डेज, दोनों को ऐड करेंगे तो तकरीबन 75 दिन का हमारे पास ऑयल रिजर्व में रहता है। अब जो हम ये बोल रहे हैं कि विशाखापट्टनम हो गया, आपका मैंगलोर हो गया, पदूर हो गया, यहाँ पे हमारे पास कहाँ तो 9 से 10 दिन का तेल रहता है। आप एक कंपैरिजन के तौर पे ऐसा देखिए कि जापान में 200 दिन के आसपास, 198 टू बी प्रिसाइज, 200 दिन के आसपास का तेल रहता है। तो अनफॉर्चुनेटली ये वन ऑफ दोज गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अगर हम किसी भी तरह से अपना स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को बढ़ा पाए, मुझे पता है कि एकदम से नहीं बढ़ा पाएंगे, लेकिन अगर किसी तरह से बढ़ा पाए तो कई साल के, कई ईयर्स के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। क्योंकि हम लोग उस प्राइस पे तेल हम लोग ले सकते हैं, मतलब नेगेटिव, ऑलमोस्ट 0 प्राइस पे, नेगेटिव प्राइस पे, उस प्राइस पे हम लोग लेके रख सकते हैं। तो राइट नो अभी तो हमारा स्टोरेज कैपेसिटी उतना अच्छा नहीं है, उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में स्टोरेज कैपेसिटी अच्छा होगा। तो मेरे ख्याल से आपको पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा कि ये टॉपिक क्या था।
तो ये ऑयल की जो गिरने की कीमत थी ये सिर्फ और सिर्फ WTI की थी। हाँ, सेंटिमेंटली इसको फर्क पड़ेगा। एक आखिरी स्पेकुलेशन भी देता हूँ अपनी तरफ से। काफ़ी लोगों का कहना है कि आप जून का देखो, आप कॉन्ट्रैक्ट, जून का कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। यस, बिल्कुल वो पॉजिटिव है, $20 के आसपास है। WTI की बात करूँ, US की बात करूँ, वो पॉजिटिव है और मेरे ख्याल से पॉजिटिव भी रहेगा। लेकिन अगर लॉकडाउन परसिस्ट किया, डिमांड नहीं बढ़ा, स्टोरेज कैपेसिटी है नहीं यूएस के पास, और एक सऊदी अरेबिया से पूरा ऑयल का एक बड़ा जत्था जो है यूएस की तरफ जा रहा है, तो दो तीन में से एक चीज़ें होंगी। यूएस में ऑयल इतना ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा कि वापस से वो जून का कॉन्ट्रैक्ट भी टूटना शुरू होगा। सेंटिमेंटली तो वैसे भी वीक है वो। या फिर यूएस मजबूर हो जाएगा टैरिफ लगाने पर, जिसको संरक्षणवाद बोलते हैं, प्रोटेक्शनिज्म करने पे, मतलब अपनी डोमेस्टिक कंपनीज को बचाने के लिए। तो इसके लिए ये कर देगा कि फिर से रिक्वेस्ट करेगा ओपेक को कि भाई फिर से कट करो। तो नोटिस कीजिएगा आप लोग कि ये होता है क्या। या फिर वो बोलेगा कि नहीं, मैं टैरिफ लगा रहा हूँ। टैरिफ दो तरीके से लगाया जाता है, प्राइस के ऊपर टैरिफ लगाया जाता है और क्वांटिटी के ऊपर टैरिफ लगाया जाता है। तो इन दोनों तीनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी। फाइन। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको तकरीबन सारे के सारे बिंदु कवर कर दिए, सारे के सारे पॉइंट्स कवर कर दिए। इसका डिटेल में एनालिसिस मैंने यूट्यूब में दिया हुआ है, वो एक बार देखिएगा। एक एक पॉइंट मैंने बता दिया और डिटेल में। तो मैं सौरभ ठाकुर आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ। मुझे बताइएगा आपको मज़ा आया कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग कमेंट करते तो मुझे भी एनर्जी आती है कि हाँ, बच्चों को समझ में आ रहा है, सभी को समझ में आ रहा है। और शायद थोड़ा सा लेंदी हो जाए, 15-16 मिनट का हो जाए, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, लेकिन मुझे कमेंट करके बताइएगा। और ऐसा कोई भी टॉपिक जो आप मुझे समझना चाहते होंगे वो भी बताइएगा। तो मैं सौरभ ठाकुर आप लोगों से विदा लेता हूँ। नेक्स्ट टाइम फिर से मिलते हैं। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।